वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है लाइट। और आप लोग जानते ही हैं कि लाइट कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आपको सारे एनसीईआरटी बुक्स में नहीं देखने को मिलता, जैसा कि दिया हुआ है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 10 में। और ये ऐसा चैप्टर है, कहिए ऐसा टॉपिक है जिससे कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे नहीं रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आपका कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल टेट हो या फिर आपको कोई भी स्टेट टेट हो। तो इसलिए मैं इसको चाहूँगी कि काफ़ी डिटेल में बताऊँ। इसके लिए मैं काफ़ी कुछ लिखी भी हूँ, जो कि मैं नोट्स को बहुत शॉर्ट में बनाई थी इससे पहले, लेकिन अब मैं सोची कि ये थोड़ा सा इसको डीप पढ़ने की ज़रूरत है, और मैं अगर शॉर्टकट में लिखी हूँ तो कहीं आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं इसे काफ़ी उन चीज़ों को भी लिख दी हूँ जो कि काफ़ी इजी चीज़ हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझाना, कहीं भी आप लोग इसमें अपना प्रॉब्लम फेस ना करें। इसलिए इसे मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी ईजी वे में समझाऊँ। और इसके बाद आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश। ठीक है, और ये क्लास 6 में चैप्टर 11 में पढ़ना है। ठीक है, और इसका टाइटल जो है वो है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो पहले हम लोग प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश क्या है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जब प्रकाश का एक दीप्त वस्तु में वो टॉर्च भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है, तो फिर ये हमारी आंखों पर पड़ती है, तब जाकर हमें किसी भी वस्तु को देखने में आसानी होती है या देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे अच्छे से बताते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आप जैसे बोले ना कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे कि प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम लोग दिन में आसानी से देख पाते हैं। वही रात हो जाती है, एकदम काली घनी रात हो जाएगी एकदम, जिसमें आप लोगों को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आखिर क्यों नहीं हम लोग देख पाते हैं? क्योंकि हम लोग को लाइट नहीं मिल पाता है। वही लाइट जब हम लोग लेते हैं, चाहे वो टॉर्च हो सकता है, बिजली का लाइट हो सकता है, या फिर सूर्य का प्रकाश हो सकता है, तो उसमें हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अच्छा देखिए, तो लाइट के साथ साथ ये कोई है नहीं कि मतलब लाइट है तो मान लो कि कोई किसी का मतलब कि दृष्टि कमज़ोर है, जो मतलब कि अंधे हैं, जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देती है, क्या वो लाइट रहते हुए भी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अच्छा, लाइट के साथ साथ अगर लाइट जली हुई है लेकिन आप आँख को बंद कर लेते हैं, तो क्या आप तो भी क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश को हम किसी वस्तु पे डालते हैं, तो वो वस्तु पे पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है? सीधे हमारी आंखों में आती है, तब हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर में भी बता दी हूँ कि सन है या फिर कोई भी प्रकाश का स्रोत होगा, वो वस्तु पे पड़ेगा उसका लाइट, फिर वस्तु से रिफ्लेक्ट होके वो मनुष्य के आँख पे पड़ता है, तभी हम लोगों को किसी भी चीज़ एकदम फ्रेश दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। आखिर प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा ही तो है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना अनुप्रस्थ तरंग पूछता है, इसमें ऑप्शन आपका रहेगा अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है? तो इसमें आप मारेंगे अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, वो प्रकाश जो है वो आप देखिएगा किसी भी मतलब कि दीवार है, वहाँ पे एक छोटा सा छिद्र रहेगा, तो वहां से देखिएगा कि एकदम प्रकाश जो आएगी वो सीधी रेखे में आएगी, सीधी रेखा में आएगी। आपको धूल कर छोटा छोटा, ये हम लोग छोटे थे तो काफ़ी उसको ध्यान से देखते थे और सोचते थे कि उसके साथ साथ धूल कण क्यों आ रहा है, तो वो धूल कण नहीं, छोटा छोटा जो कण होता था,
कण उसके साथ धूल कण भी मिला रहता है, लेकिन वो छोटा छोटा कण रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। या फिर प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसको फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने खोज किया होगा, तो इसको इसको र्यूमर ने खोज किया था, रोमर बोल सकते हैं, उसका नाम था रोमर। इसमें हम लिखना भूल गए हैं कहीं, देखिए अभी हमको याद आ गया। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात यानी कि वैक्यूम क्षेत्र में होती है। निर्वात मतलब होता है खाली जगह। तो प्रकाश की सबसे अधिक गति कहाँ होती है, निर्वात में होती है, वैक्यूम क्षेत्र में होती है, यानी कि खाली क्षेत्र में होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सेकंड की चाल से, देखिए कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, जो कि मतलब कि आपके नेचर से रिलेटेड हो, तो उसमें जो होता है सेकंड लगता है, चाहे वो किलोमीटर हो या फिर मीटर में हो, तो उसके साथ सेकंड लगता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोगों को किलोमीटर में भी देगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा और सेकंड को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। या फिर इसको कन्वर्ट करके भी दे देता है, अभी हमको लगता है कहीं ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड न हो करके वहाँ पे दिया हुआ था 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ था। ठीक है, या फिर ऐसे न दे करके दे सकता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग छाया को पढ़ते हैं। छाया को आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। छाया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब या काल्पनिक इमेज ही छाया कहलाता है। आप हैं, आपका छाया जो है शैडो पड़ेगा कहीं जा कर के, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इमेजिनरी जो बोलते हैं, इमेजिनरी उसका छवि जो बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका छाया कहलाता है। ठीक है, परावर्तन को बाद में देखते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, जो अब आगे टॉपिक पे आते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं को प्रकाश उत्सर्जन करती है दीप्त पिंड कहलाती हैं। ठीक है, जैसे दीप्त पिंड में क्या क्या आ सकता है, सूर्य आ सकता है, टॉर्च आ सकता है, अथवा विद्युत का प्रकाश, किसी भी तरह का ये प्रकाश जो है आपका दीप्त वस्तु, यानी दीप्त मतलब होता है जलना होता है। जल, कोई भी चीज जलेगा तो वो तो प्रकाश देगा ही, प्रकाश भी देगा, उष्मा भी देता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई भी वस्तु जलता है तो वो प्रकाश ही केवल नहीं देता है, उसके साथ साथ उष्मा भी देता है। तभी तो सूर्य में उष्मा रहता है, तभी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लगती है। या फिर बल्ब को छुइएगा तो वो जलता है, तो फिर उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हीट हो जाता है, तो वो उष्मा भी देती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी को ओपेक कहते हैं। ठीक है, जो आर पर न दिखाई दे उसे अपारदर्शी, अ मतलब न दिखाई देना, पारदर्शी मतलब दिखाई देना। जो न दिखाई दे, जो आर पार न दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, जो आर पर दिखाई देता है उसको पारदर्शी कहते हैं। परभासी क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, कुछ वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं पर स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो देखिए, ये जो है अपारदर्शी का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि लकड़ी है या दीवार है, उसके हम लोग उस पार नहीं देख सकते हैं, तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी हो गया, पारदर्शी में आप चश्मे को ले सकते हैं, चश्मे में हम लोग आर पर देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी हो गया। पारभासी हो गया, अगर कोई भी पेज है उस पर तेल गिरा देंगे तो वो देखने को दिखेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको पूरा एकदम क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो वो किसका उदाहरण है, पारभासी का उदाहरण है। अब देखिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। यही कारण है कि वस्तु हमें बिल्कुल साफ, धुंधला अथवा आर पार दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देती है और इसका क्या रीजन है कि कोई वस्तु दिखाई देती है, कोई वस्तु ऐसी है जो नहीं दिखाई देती है, कोई थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है पर पूरा क्लियर नहीं दिखाई देती है। आखिर क्यों ऐसा होता है, तो वो होता है ना कि किसी वस्तु को, मतलब कि कोई वस्तु है अपने अंदर से होकर प्रकाश को अगर पूरी तरह से वो पार कर जाए,
तो हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। पार करेगी तो आँख पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो हम लोग उस वस्तु को पूरी अच्छी तरह से देख पाते हैं। अगर वो पार ही नहीं करेगी, बस उसी वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सिर्फ हम लोगों को वही वस्तु हम लोग देख पाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और जो परभासी होता है उससे कुछ कुछ चीजें, मतलब कुछ किरण तो पार हो पाती हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ उस पार का देख पाते हैं और कुछ इस पार का देख पाते हैं, कुछ यहीं से मुड़ जाती हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ धुंधला दिखाई देता है और कुछ उसमें साफ दिखाई देता है परभासी में। आगे देखते हैं छाया। छाया देखने के लिए किसी प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए तथा छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें पर्दा का काम करती हैं। ठीक है। तो छाया हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिर से। तो छाया क्या है, मतलब छाया बनता कैसे है। छाया देखने के लिए किसी प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए कैसे आप लोग मतलब छाया को देखते हैं। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि प्रकाश जो होता है वो मतलब कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी तो वो क्या होगी कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखी रहेगी वहां पे, तो वो वहां पे पड़ेगी, सीधे पड़ेगी तो उसका बिंब बनेगा, कहीं दूसरी जगह छाया बनेगा। ठीक है। और वो छाया तभी बनेगा जब उसके लिए कोई भी चीज पर्दे का काम कर रहा हो, चाहे वो पर्दे के रूप में दीवार ही क्यों ना हो, इमारत ही क्यों ना हो, या फिर किसी भी चीज का सतह ही क्यों ना हो, तभी हम लोग उस छाया को देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। किसी वस्तु की छाया उस बात के किसी वस्तु की छाया उस वस्तु के समान तथा कभी कभी उससे भिन्न भी हो सकती है। ठीक है। इसका फिगर हम नहीं दिखाए हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि आप लोग देख लें। वो इसमें क्या होता है, आपको एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा कि हाथ जो है वो कभी कभी लगेगा कि किसी जानवर का फिगर है, या फिर आप खुद से करके देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देख नहीं, लगता है कि हम छोटे हैं लेकिन बड़ा सा एकदम छाया बन जाता है। या फिर कभी मतलब छाया भिन्न भिन्न तरह का होता है। कभी कभी तो डर जाते हैं छाया देख के कि ये आदमी का छाया है या किसी वस्तु का छाया है। किसी वस्तु का छाया लगता है कि आदमी का छाया है, आदमी का कुछ अलग ही तरीके से कभी कभी प्रतीत होने लगता है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो इससे हम लोग नहीं जान पाते हैं कि वो किस चीज का छाया बना हुआ है। कभी कभी क्लियर पता चलता है, लेकिन कभी कभी वो भिन्न भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए आगे। अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों को बदलने से उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। क्या होता है कि अगर आप गोरे हैं या काले हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो छाया रहेगा, वो ब्लैक कलर का ही छाया बनेगा। किसी भी व्यक्ति का हो या किसी भी जानवर का हो, किसी का भी हो, वो उसी तरह का छाया बनता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो सूची छिद्र कैमरा होता है वो उल्टा प्रतिबिंब देता है। ठीक है। इसको भी दिखाया गया है। इससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि जो सूची छिद्र कैमरा होता है वो उल्टा प्रतिबिंब देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इस कारण से जब अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। ठीक है। इसको हम आगे भी समझाए हैं, अभी फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। ये तो जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इस कारण से जब अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। देखिए इस फिगर में भी देख लीजिए कि एक बॉय है, लड़का है, वो टॉर्च लिए हुए है। यहाँ पे हमको फिगर थोड़ा नहीं बनाने आता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं कि जो बॉय है वो टॉर्च लिए हुए हैं। वो टॉर्च लिए हुए है, एक लड़की है वो दर्पण ली हुई है। तो वो दर्पण पे टॉर्च का जो वो डालेगा, प्रकाश डालेगा, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं दूर प्रतिबिंब बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये जो लड़की है वो अपारदर्शी वस्तु है, तो यहाँ से वो दूसरी ओर मुड़ेगा और उस वस्तु का प्रतिबिंब देगा। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। पारदर्शी वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश को जाने देती हैं, इसलिए हम इसके दूसरी ओर रखी सतह को देख सकते हैं। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण से परावर्तित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा दायां दर्पण का बायां दिखाई देता है तथा हमारा बायां दर्पण का दायां दिखाई देता है।
ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है, तो आप लोगों को मैं क्लियर करती हूँ। आप लोग कुछ लोग समझते भी होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं अभी इसको बताती हूँ कि क्या होता है। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण से परावर्तित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये है ना कि हम किसी भी चीज पे उसका मतलब चेहरा देखेंगे, उजाले में देखेंगे, तो वो चेहरा मतलब कि उस दर्पण से प्रतिबिंब क्या होगा, परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो भी हमारे आंखों पे पड़ता है, जिससे हम लोग अपना फिगर उसमें देख लेते हैं, दर्पण में देख लेते हैं, ठीक है। वो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये दिखाई देता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कि हमारा जो दायां होता है वो लगता है कि बायां दिखाई दे रहा है, और जो बायां है वो दायां दिखाई दे रहा है। इसको आप लोग आईना में करके भी देखिएगा, अपना अगर कान छुइएगा बाएं हाथ से तो लगेगा कि वो दाएं हाथ से छू रहा है, अगर आप दाएं हाथ से छुइएगा तो लगेगा कि वो दर्पण में कोई है जो कि बाएं हाथ से छू रहा है अपना कान, ठीक है। अगर वैसे भी क्लियर ना हो तो आप दर्पण के जगह पे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप दर्पण के जगह पे किसी व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए और इसको एकदम इमेजिन कीजिए कि हम ही हैं वहाँ पे, और आप उसको भी बोलिए कि मैं भी अपना दायां कान छू रहा हूँ और तुम भी अपना दायां कान छुओ, तो फिर उसको देखोगे कि वो उल्टे साइड में छुएगा, और आप इस साइड में छुओगे तो वो उसका मतलब जो दायां होगा वो दूसरे साइड में होगा। तो वही बात बोल रहा है कि इसमें जो हमारा दायां प्रतिबिंब बनता है तो उसका बायां बनेगा, और जो हमारा बायां प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण में दायां दिखाई देता है, ऐसा बनता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए आगे, रुडयार्ड किपलिंग की रचना जस्ट सो अ स्टोरी, विशेषतः कहानी हाउ द लिकोपार्ड गोट्स इट्स स्पोर्ट में उन्होंने धारीदार, चीटीदार धब्बे तथा बिंदु के बारे में बात की है। ये रुडयार्ड किपलिंग थे ना, तो वो एक बार क्या हुआ था कि वो कहीं जंगल में जा रहे थे, तो रुडयार्ड किपलिंग उस जंगल में क्या हुआ कि मतलब ऐसा घना जंगल में घुस गए जहाँ की पूरा अंधेरा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा घना था, इसलिए पूरा मतलब वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही थी, बहुत अंधेरा था। तो वो जाते जाते फिर एक जगह देखे कि एक पेड़ है, वहाँ पे उनको गोल गोल नीचे में प्रकाश दिखाई दिया, और गोल गोल वहाँ पर दिखाई दिया, वो सूर्य का जो प्रतिबिंब था वो गोल गोल दिखाई दे रहा था। तभी उन्होंने इस बुक की रचना की, और उन्होंने लिखाया, उन्होंने ये भी बताया कि मतलब किस तरह से ये काम करता है। इसमें धारीदार, चीटीदार के बारे में बताया और बिंदु पैटर्न के बारे में बताया उन्होंने, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में था तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अब क्लास 7th में देखते हैं, क्लास 7th में क्या है। अभी आप लोगों को इजी ही मतलब अभी ये बेसिक चीज बता रही हूँ, आगे चल के मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो वो जो होता है वही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उस परावर्तन कैसे होगा, मान लो कि उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं स्टेनलेस स्टील का, इस्पात की चमकदार प्लेट का, जल की पृष्ठ का, या पॉलिश किया हुआ कोई भी बर्तन। तभी तो वो परावर्तन के कारण ही तो हम लोग मतलब कि उस चीज को, किसी भी चीज का प्रतिबिंब देख पाते हैं, ठीक है, या फिर मतलब उस वस्तु को देख पाते हैं, तो यही प्रकाश का परावर्तन है। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण जो होता है वो 3 तरह का होता है। दर्पण 3 तरह का होता है, समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। लेकिन अगर कहेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण में समतल दर्पण आपका नहीं आएगा। गोलीय दर्पण में सिर्फ अवतल दर्पण आता है और उत्तल दर्पण आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समतल दर्पण को पढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो समतल दर्पण है, जैसा कि फिगर में है, आप लोग फिगर पे ध्यान दीजिए। यहाँ तो समतल दर्पण में जो वस्तु है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। तो यहाँ हम लोग समतल दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लगता है मतलब उसके पीछे दिखाई देता है, और कितनी दूरी पे दिखाई देगा, उसके जस्ट 2 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई देगा। वो किससे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा।
और दर्पण से वस्तु की दूरी भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए सीटेट में प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और बहुत ही इसका मतलब बहुत इजी है, लेकिन समझने का आपको थोड़ा तरीका होना चाहिए। समझ सकते हैं यहाँ पे कि समतल दर्पण रहेगा, वहां से वस्तु की दूरी जितनी रहेगी उतनी ही दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अगर पूछेगा कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो वो दुगनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट समतल दर्पण से। मान लीजिए कि ये दर्पण है, इधर कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, और हम लोग इधर देख रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी वस्तु भी गति से जा रहा है, यदि हम दर्पण की तरफ भी चाल से आगे बढ़ेंगे, तो दर्पण उस वस्तु की तरफ 2v चाल से बढ़ते हुए प्रतीत होता है, ठीक है। यही बात, सेम बात है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी दे सकता है। यदि हम दर्पण की तरफ v चाल से आगे बढ़ते हैं, तो दर्पण उस वस्तु की तरफ भी 2v चाल से बढ़ते हुए प्रतीत होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? वो पर्दे पे, वो वाला पर्दा की बात कर रहे हैं कि अगर पर्दा मतलब कोई भी दीवार या पर्दा ही उसको मान सकते हैं, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे ना वो एक जगह मतलब कि अभिसारित नहीं हो पाती है, एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाती है उसका प्रकाश, इसलिए वो किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी वस्तु को दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम उस वस्तु के आकार का आधी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। किसी वस्तु को दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो होती है वो कम से कम उस वस्तु के आकार की आधी होनी चाहिए, तभी हम लोग पूरे शरीर को उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण अब देखते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो यानी अवतल हो, अवतल मीन्स ही होता है, अव मतलब धंसा हुआ, तल मतलब तल, यानी कि धंसा हुआ तल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तथा जो उठा हुआ भाग हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग ना, इसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अव मतलब होता है धंसा हुआ, और उठल को, जो उत्तल दर्पण है उसको उठल बोलिए, उठल दर्पण बोलिए, इस तरह से बोलिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब होता है उठा हुआ भाग, ठीक है। ये दोनों ही गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। ये यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि ये दोनों ही गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो ब्लू वाला लाइन है आपको परावर्तक पृष्ठ रहेगा, ये यहीं से हम लोग, ये जो धंसा हुआ भाग है उसी में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण में। और इसके बाहर वाले भाग को पेंट किया हुआ रहता है, क्योंकि पेंट किया हुआ रहेगा एक साइड से, तभी आपको वो रिफ्लेक्ट होके दिखाई देगा। अगर पेंट नहीं किया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक शीशा रहेगा, क्योंकि शीशे को ही तो पेंट करके हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण बनाते हैं, ठीक है। तो शीशा का एक भाग अगर पेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। और पेंट किया हुआ रहेगा तभी वो कोई भी किरण आएगी वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार नहीं कर पाएगी, जिससे हम लोग अपने चेहरा को देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो है, ये उठा हुआ जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखेंगे, ठीक है। और पेंट किया हुआ जो भाग है वो कलई किया हुआ भाग है, वो बाहरी भाग है, ठीक है। उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और उत्तल दर्पण में उठा हुआ जो भाग रहता है उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। जो एकदम चम्मच वैसा लीजिए, एकदम न्यू चम्मच होना चाहिए जिसपे पूरा पेंट अभी चढ़ा हुआ हो, तो उसमें धंसा हुआ जो भाग है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा, और जो उठा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करेगा। यदि एक चम्मच ले तो चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण तथा अंदर का सतह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम लोग वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए कि वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब देता है और आभासी जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब देखता है, ठीक है।
तो ये आगे हम मैं जब 10th क्लास, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं क्लास 10 का भी कुछ-कुछ चीज़ों को मैं बता दूँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को पसंद आएगी तब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी इसका। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसमें मैं इस चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है? जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। अब देखिए अवतल दर्पण के प्रयोग एवं उदाहरण। बहुत लोग हैं जिन्हें कि मतलब इस चीज़ को याद करते-करते ज़माना हो गया और वो बार-बार भूल भी जाते हैं। कभी अवतल को उत्तल में घुसा देते हैं और उत्तल को अवतल में घुसा देते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे क्लियर करने वाली हूँ कि आज के बाद आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही याद हो जाएगा। ठीक है? देखिए बस ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। अवतल दर्पण के प्रयोग एवं उदाहरण। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण का एक चीज़ याद रखिए, सारे चीज़ याद रहेंगे। अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब देगा, उल्टा प्रतिबिंब देखता है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन सब चीज़ों को छोड़ के आप बस इतना पे ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण जो होता है वो बड़ा प्रतिबिंब लगभग देता है, बड़ा। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग बहुत जगह इसको उपयोग में लाते हैं। जैसे कि बात बताइए कि नाई का शीशा, अगर नाई का शीशा जो है उसमें अगर छोटा चेहरा दिखेगा तो क्या हम लोग शेविंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब कि हाँ, हम लोग नहीं, जो मतलब जेंट्स होते हैं वो शेविंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो वो नज़दीक मतलब कि चेहरा बड़ा करके दिखाता है, नज़दीक थोड़ा दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, जिससे कि नाई आप सेविंग कर सकता है आसानी से। ठीक है? और देखिए दूसरा में दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाने वाला जो शीशा होता है, तो वो किस लिए प्रयोग करता है? आखिर कोई रीजन है तभी तो वो प्रयोग करता है। अवतल दर्पण क्यों प्रयोग करता है? अवतल दर्पण में जो है दांत दांत के लिए वो देखेगा, उसको बड़ा दिखाई देगा और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसीलिए वो उसका प्रयोग करता है। ठीक है? गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट है उसमें जो जब बड़ा नहीं रहेगा तो वो लाइट कैसे देगा, और इसीलिए मतलब कि गाड़ी के हेडलाइट में भी हम लोग उसका अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर में, अगर सोलर कुकर में छोटा दर्पण रहेगा तो सोलर कुकर में क्या करेगा, ये सोलर कुकर में छोटा रहेगा तो मतलब कि अच्छे तरीके से उसमें किरणें नहीं आ पाएगी और सोलर कुकर में खाना जल्दी नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग याद कर लेते हैं कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और उत्तल देखिए आगे और भी है। टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट का भी सेम वही फार्मूला है कि टॉर्च लाइट में भी उसी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चम्मच का भीतरी भाग भी अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है? अब एक छोटा सा नोट है उसको देख लेते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है? ये तो हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ पर्दे पर प्राप्त होगा तभी तो हम लोग उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो चीज़ पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब सिर्फ आभास कर सकते हैं उस चीज़ को, प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन आभास कर सकते हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? जो अवतल दर्पण है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये देखिए मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि जो समतल दर्पण होता है वहां से मतलब कि समतल रहता है, जिसके कारण कि वहां से किरणें पूरा बिखर जाती है, जिससे उस पे प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए उस पे कैसा मतलब कहते हैं हम लोग कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। ठीक है? अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा रहेगा। सीधा रहेगा तो आभासी ही होगा, यानी कि आभासी सीधा, सीधा आभासी। अगर इसके मतलब एक दूसरे के साथ मैच करके दे देगा तो आप लोग उसे गलत काट दीजिएगा। जैसे कि सीधा के साथ दे देगा वास्तविक, आभासी के साथ उल्टा दे देगा, तो उस ऑप्शन को, दो ऑप्शन को तो आप ऐसे काट सकते हैं। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। जब सीधा के साथ आभासी रहेगा तो सही है, या फिर वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है? तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो लगभग कैसा होता है, साइज में बिंब से छोटा होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। मोटर वाहक चालक उपयोग में लाते हैं। ठीक है? तो ये क्यों लाते हैं,
मोटर वाहक चालक जो होता है वो साइड मिरर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, जो दर्पण का वो देखते हैं कि साइड मिरर में बहुत बड़ा दिखाई देगा तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। उसमें क्या होना चाहिए कि वो वस्तु दूर से, मतलब छोटा दिखाई देगा तो दूर का भी दिखाई देगा, बहुत दूर से ही वो मतलब कि उसका बिंब प्राप्त होने लगता है, वो दिखाई देने लगती है कि कोई गाड़ी आ रही है, छोटा में करके वो दिखा देता है सारे चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धक लेंस देख लेते हैं। आवर्धक लेंस का प्रयोग छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखा जा सकता है। ठीक है, आवर्धक लेंस देखिएगा, हम लोग जैसे छोटे थे हम लोग, तो छोटे में मतलब जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जाते थे, उसमें आवर्धक लेंस मिलता था। तो आवर्धक लेंस लेते थे, उससे हम लोग क्या करते थे, पढ़ पढ़ के देखते थे कि कोई भी चीज़, उसमें क्या होता था कि छोटी लिखी हुई चीज़ को बड़ा करके हम लोग देखते थे। और उसमें भी क्या होता है कि किसी भी, उसमें भी प्रकाश एक मतलब कि एक जगह अभिसरित होती है, जिससे कोई भी अगर पेज को रख के हम लोग जलाते थे तो वो जल जाता था आसानी से। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अगर कॉकरोच या केचुआ जो है, केचुए के शरीर के भागों को देखने में सहायता मिलती है। जैसे कि उसमें केचुआ में डॉट डॉट होता है, उसकी त्वचा में डॉट डॉट रहता है, जो कि एकदम चिपचिपा पदार्थ उस पे रहता है, वो दिखाई दे देता है आसानी से कि इसके केचुए के शरीर में डॉट डॉट बिंदु है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने में या पढ़ने में उसके बारे में सहायता मिलती है। अब लेंस का उपयोग देख लेते हैं। लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे, दूरदर्शकों, दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे, दूरदर्शकों यानी दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस का प्रकार देखते हैं। जो होता है लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस भी सामान्यतः दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस होता है एक, अवतल लेंस को कॉन्केव लेंस कहते हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस पढ़ते हैं हम लोग। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखिए यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि वैसे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं। बीच में मोटा होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि सारे किरणें, जितनी भी किरण आएगी वो क्या होगी, एक जगह अभिसरित हो जाएगी, मतलब कि एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो वो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है और किनारे किनारे पे मोटा होता है। तो किनारे किनारे पे मोटा होता है तो वहीं से वो क्या होता है कि पूरा किरण पार हो जाती है, पूरा बिखेर जाती है अलग अलग जा जाके। ठीक है, तो उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। सामान्यतः उत्तल लेंस पर पड़ने वाला यानी कि आपतित किरण प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ लेती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित कर देती है। अप मतलब ही होता है, अप मतलब बाहर की ओर, अपसरित कर देती है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश कैसा हो सकता है? ये हो सकता है श्वेत हो सकता है अथवा रंगीन, दोनों हो सकता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष जो है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 रंग जो होते हैं उसमें कौन कौन से 7 रंग होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। ठीक है, हम इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब हमारा पीठ सूर्य की तरफ हो तथा जब सूर्य क्षितिज तथा आकाश के बीच होता है, तब हम लोग इंद्रधनुष को देख सकते हैं। अगर 7 रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो वह श्वेत रंग बन जाता है। जैसा कि हम कमरे में सीडी कैसेट को देख सकते हैं तो वह श्वेत दिखाई पड़ता है, जबकि प्रकाश में 7 रंग दिखाई देते हैं। देखिए ये जो है कमरे, जो सीडी कैसेट है इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप देखना चाहेंगे सारे प्रकाश को, तो अगर कमरे के अंदर हम लोग देखते हैं तो वो पूरा व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन जो कमरे के बाहर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, वो पूरा 7 रंग चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसको अब देखिए आगे देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी में प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
इसको हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो जो उस प्रकाश को देखिए, प्रकाश तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना हुआ है, अगर सातों रंग को एक साथ मिला देंगे तो वो श्वेत प्रकाश हो जाएगा। तो ठीक है, तो श्वेत प्रकाश मान लीजिए कि किसी प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, 7 रंग में विभाजित हो जाता है, जिससे सबसे ऊपर में यानी कि शीर्ष पे रेड होता है, जिसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य भी होता है। तरंग दैर्घ्य इसका दैर्घ्य कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और सबसे नीचे में जो होता है वो वायलेट रंग होता है। वायलेट रंग यानी कि बैगनी रंग होता है, जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होता है, 39,000 एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं इसको याद करने का, जैसे कि किसका क्रम क्या है, ये आपको बहुत ही बस इतना याद कर लीजिएगा कि VIVGYOR, ऐसे लिख के याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, VIVGYOR, इसको हम लोग बोल देते हैं वी व योर, लिख के आप लोग आराम से इसको सातों रंगों को याद कर सकते हैं। V से हो जाएगा वायलेट हो जाएगा, वायलेट को बैगनी बोलते हैं। I से हो जाएगा इंडिगो, इंडिगो को जामुनी बोलते हैं। B से ब्लू हो जाएगा, ब्लू को नीला बोला जाता है। G से ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन को हरा बोला जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा पूरे को। अब देखिए आगे, प्रकाश धूलकण एवं जलवाष्प से टकराकर वायुमंडल में फैल जाता है। जो प्रकाश होता है वो आखिर फैलता कैसे है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलेगा, लेकिन कुछ प्रकाश कुछ ऐसे होता है कि प्रकाश पूरा फैला हुआ मतलब दिखाई देता है, तभी तो हम लोग देख पाते हैं किसी चीज को। तो प्रकाश धूलकण एवं जलवाष्प से टकराकर वायुमंडल में फैल जाता है। जिस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा वो कम फैलेगा, तथा जिस तरंग दैर्घ्य का मान सबसे ज्यादा होगा वो कम फैलेगा, ठीक है। तो आप लोग देखें, जिस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा वो कम फैलेगा, तथा जिस तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम होगा वो ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेड का जो है तरंग दैर्घ्य है वो दैर्घ्य का, इसका तरंग दैर्घ्य कितना है, 7800 है, इसलिए वो कम फैलता है। और स्ट्रॉन्ग रहता है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कम ही फैलेगा, और जो बैगनी रंग का है वो उसका कम रहता है, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे भी हैं, हम देख लीजिए। इसीलिए तो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बत्ती में यूज करते हैं, क्योंकि वो कम फैलता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा कि ट्रेन में भी रात में जो है वो मतलब रेड बत्ती का यूज किया जाता है, जिससे दूर से ही ट्रेन आती हुई प्रतीत हो जाती है, हम लोग को पता चल जाता है। अब देखिए, लाल का अपवर्तन यानी कि विक्षेपण कम होता है, ये जान लीजिए, इसलिए लाल रंग की गति अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस रंग की गति सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। और लाल रंग के प्रकाश में लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सबसे अधिक होती है, तथा बैगनी में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहीं बत्ती में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अपवर्तन या विक्षेपण बैगनी रंग का अधिक होता है, ठीक है। ये आगे का ये नोट्स तो हम बता दिए हैं कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तथा बैगनी रंग में सबसे कम होती है। अब आगे देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पढ़ लेते हैं। इंद्रधनुष को रेनबो बोलते हैं। यह घटना वर्षा के बाद होती है, ठीक है। जो इंद्रधनुष की क्रिया होती है वो कब होती है, वर्षा के बाद होती है। जिस दिशा में सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में बनती है, ठीक है। मान लीजिए कि सूर्य शाम के समय अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो वो रेनबो कहाँ बनेगा, पूरब दिशा में होगा, ठीक है, यानी कि उसके विपरीत दिशा में बनती है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो पाता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब इंद्रधनुष की क्रिया होती है, इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें कौन कौन सी घटना संभव हो पाती है। तो उसमें ऑप्शन आपका रहेगा, परावर्तन रहेगा, अपवर्तन रहेगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर फिर इनमें ऑल भी ऑप्शन रहेगा तो आप ऑल को टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों की घटना होती है। इंद्रधनुष क्रिया के समय केवल 5 रंग ही दिखाई देते हैं।
जिसमें रेड ऊपर रहता है तथा नीचे के दो रंग बैगनी और नीला दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि इसका विक्षेपण बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए ये दिखाई नहीं दे पाता है। सिर्फ 5 ही रंग दिखाई पाते हैं, जो डार्क कलर में होते हैं वो 5 रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, जिसमें से प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जो प्राथमिक रंग होता है वो कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होता है वो 3 होता है, लाल, हरा और नीला। और उसको जो रेस्ट कलर होता है, जो बचा हुआ कलर होता है, वो कौन सा होता है? सेकेंडरी कलर में आ जाता है, यानी कि द्वितीय कलर में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो लाल, हरा और नीला जो कलर है, इन तीनों को प्राथमिक कलर को मिलाने पर क्या क्या बनता है। दो कलर को मिलाएंगे, किसी भी दो कलर को, तो कौन सा तीसरा कलर प्राप्त होगा हम लोगों को। जैसे कि लाल हरा मिला देंगे तो पीला बन जाएगा, हरा नीला मिला देंगे तो पीकॉक नीला बन जाएगा, ठीक है। और लाल और नीला को मिलाएंगे तो वो मेजेंटा कलर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, सॉरी, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि अभी पीछे बताना है। इसमें से इससे रिलेटेड ही था, तो मैं सोची कि इसको भी आप लोगों को क्यों ना बता दूं। बहुत सोच सोच के मतलब बताना पड़ा है कि कौन कौन सा चीज़ और पूछ सकता है एग्जाम में। तो उस तरह से मैं इन चीज़ों को आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो प्रकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसके कारण नीला दिखाई देता है, लेकिन वो होता कैसे है, क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सन है, सूर्य है, उस पर श्वेत प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश यहाँ आ रहा है। प्रकाश अत्यधिक दूरी तय करने के क्रम में बैगनी एवं नीले रंग अधिक फैल जाते हैं, और बैगनी और नीला रंग जो होता है, बैगनी और नीला रंग फैल जाता है जिससे कि वो नीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही कलर जैसा लगता है, बैगनी और नीला, ठीक है। जिसके कारण आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सन है, सन से श्वेत प्रकाश आ रही है, हम लोग अर्थ पे हैं, नीचे नीचे से हम लोग देखेंगे कि सूर्य में जो आकाश है, ऊपर में आकाश है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो वो क्या होता है, इसमें तो श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में से क्या होता है कि बैगनी, हम लोग तो जानते हैं कि सबसे मतलब वीक कलर कौन सा होता है, वो होता है बैगनी और नीला होता है, जिसका फैलाव विक्षेपण बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा फैलता है, तो आकाश में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण से हम लोगों को लगता है कि आकाश जो है वो नीला है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, यही इसको तो बता ही दिए हैं, अब आगे देख रहे हैं सुबह एवं शाम के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये भी तो एक क्वेश्चन आता है कि सुबह एवं शाम के समय में आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए सुबह और शाम के समय में क्या होता है कि सन है, सन और अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच में सुबह और शाम के समय में डिस्टेंस जो होता है वो दूर रहता है, जबकि दोपहर में जो सन है और अर्थ है वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है, जिससे हम लोग को गर्मी भी बहुत तेज़ लगती है दोपहर के समय में। सुबह के समय में ज़्यादा हम लोग को गर्मी नहीं लगती है, ज़्यादा धूप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो सन होता है और अर्थ होता है उसका डिस्टेंस जो होता है वो दूर दूर होता है, लेकिन दोपहर के समय में वो काफ़ी नज़दीक आ जाती है, ठीक है। तो जो काफ़ी नज़दीक आ जाती है, और उसके बाद देखते हैं सभी रंग बिखर जाते हैं। इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि जो श्वेत रंग है, श्वेत रंग के सभी रंग जो होता है बिखर जाते हैं लाल रंग को छोड़कर, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो सभी रंग बिखर जाते हैं। और उसके साथ साथ जो सन होता है, सन में अगर सन में तो हम लोग जानते हैं कि लाल, जो सन जो होता है वो किसका, आग का एक गोला है, हाइड्रोजन का एक गोला है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है, मतलब लाल रहता है, ठीक है। और लाल रंग उसमें होता है, तो लाल रंग बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और जिसके कारण से हम लोगों को सुबह, और वो क्या होता है कि सुबह और शाम में एकदम आकाश भी एकदम पूरा फ्रेश रहता है, जिससे कि ये क्या होता है, उसका विक्षेपण बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण से आकाश, सॉरी, जो सूर्य होता है वो पूरा लाल दिखाई देता है। और सूर्य तो लाल दिखाई देगा, उसके साथ साथ जो होता है वो आकाश भी हम लोगों को लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। दोपहर में पृथ्वी और सूर्य की दूरी नज़दीक होती है, अभी बताएं हम कि दोपहर में जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो काफ़ी नज़दीक होती है। अब आगे देखते हैं लाल वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है।
जो लाल वस्तु होती है वो लाल क्यों दिखाई देती है, या फिर ये भी है कि श्वेत वस्तु श्वेत में क्यों दिखाई देती है और काली वस्तु हम लोगों को काली क्यों दिखाई देती है। तो पहले हम लोग लाल वस्तु को छोड़ के श्वेत वस्तु पे आते हैं, ठीक है। श्वेत वस्त्र क्यों श्वेत दिखाई देता है या श्वेत रंग क्यों श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे देखिए हम दिखाए हुए हैं, सेकंड नंबर में देखिए, जो श्वेत प्रकाश है वे श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ रही है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि श्वेत प्रकाश से किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु से होके सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। वो प्रकाश जो होता है किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करती है, अवशोषित नहीं करती है, वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हम लोगों को पूरा कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो पूरा कलर ही मिल जाएगा और पूरा जब सातों कलर मिले मतलब रहेगा तो हम लोग को श्वेत प्रकाश श्वेत ही दिखाई देगा, इसीलिए श्वेत कपड़ा भी हम लोग को श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद काले को देख लेते हैं। काला रंग क्यों हम लोगों को काला दिखाई देता है। इसमें भी मान लीजिए कि श्वेत रंग गया, सातों रंग एक साथ चला, ठीक है, प्रकाश में, और वो किसी वस्तु पे पड़ा, जिसमें से वो क्या करता है कि सारे रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है, अपनी ओर सोख लेता है, ठीक है, जिसे वो काला रंग दिखाई देने लगता है, ठीक है। सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वो काली दिखाई देती है। अब देखिए लाल रंग लाल क्यों दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि श्वेत प्रकाश को भेजेंगे, थर्ड नंबर में देखिए, श्वेत प्रकाश को भेजेंगे, ठीक है। श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पे आएगी तो वो वस्तु जो है वो वस्तु क्या करेगी, किसी भी 6 कलर को अपने पास रख लेगी, ठीक है, और उसमें से उसी कलर को रिफ्लेक्ट करेगी जो दिखाई देता है। जैसे कि लाल रंग को रिफ्लेक्ट करेगी तो लाल वस्तु लाल दिखाई देती है, काली वस्तु काली दिखाई देगी, और हरी वस्तु रहेगी तो हरा को भेजेगी और सारे छः कलर को ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए हम लोगों को वो कलर दिखाई देता है, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा, क्योंकि अभी हमको लगता है कि पता नहीं किसी को समझ में आया या नहीं आया, ये हम कैसे कंफर्म हो पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, डिसलाइक भी कीजिएगा तो भी मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताया कीजिए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या फिर कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। और अच्छा लगे तो अच्छा भी बताया कीजिए कि अच्छा लग रहा है, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ सके और मैं और भी वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। तो अब आते हैं क्लास 8 में। सारे चीज़ को तो मैं डिस्कशन कर ही चुकी हूँ इसमें, और अब हम लोगों को सिर्फ क्लास 8 में कुछ ही चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 8 अभी कर लेती हूँ, उसके बाद क्लास 10 अगर आप लोगों को पसंद आ जाएगी वीडियो तो क्लास 10 का भी कुछ चीज़ मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ आपतित किरण, क्लास 8 में आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण क्या होता है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण क्या होती है, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ठीक है। फिगर में जो समतल दर्पण है ये कलई किया हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है पीछे से, ठीक है। और यहाँ पे प्रकाश आएगी तो आने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित। आपतित यानी कि आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित मतलब कि जाने वाली किरण। परावर्तित पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण आई और वो समतल दर्पण से उस पार से ही परावर्तित हो गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गई, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब ठीक है, अभिलंब के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण कलई किया हुआ है यानी कि पेंट किया हुआ है, उस पे हम लोग 90 डिग्री पे अगर अभिलंब डालते हैं तो उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब रिलेशन बता देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर आप लोग देख ही रहे हैं कि ये समतल दर्पण है, इधर ये पेंट किया हुआ है और उस साइड में जो है शीशा है, और शीशे पे जब किरण आएगी वो किरण आने के बाद वहाँ से अपनी प्रकाश को मोड़ लेगी, सीधी रास्ता में ही वो मोड़ लेती है इस तरह से,
परावर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो वो परावर्तित किरण है। इसमें हम लोग बस इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे अभिलंब डाला हुआ है, तो अभिलंब डाला हुआ है तो क्या होगा, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण यानी कि आई कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और जो परावर्तित किरण होता है उसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण को हम लोग जोड़ देंगे तो वो 90 डिग्री का आपको कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मैथ में भी इसको मतलब बहुत ये बनाने को मिलता है कि यहाँ से डायरेक्ट पूछ देता है कि कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। किसी परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को पुनः किसी अन्य परावर्तक सतह पर आपतित किया जाए तो पुनः परावर्तक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि क्या है कि अगर कोई लड़का है वो अपना शीशा में चेहरा देख रहा है। ठीक है, शीशा में चेहरा दिख रहा है और उसके पीछे भी अगर शीशा लग रहा है तो वहाँ लगा हुआ है तो वहाँ भी उसका फिगर वो परावर्तित होकर के वहाँ पे भी पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं, आंख देख लेते हैं। आंख जो होता है, हमारी आंख गोलाकार होती है जिसका बाहरी भाग कठोर होता है ताकि आंतरिक भागों को दुर्घटना से बचाया जा सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियां होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका में भी एक छोटा भाग होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परितारिका आंख का वह भाग है जो रंग को निर्धारित करता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब देख लेते हैं, पुतली देख लेते हैं। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो बीच में मोटा तथा किनारे पे अपेक्षाकृत पतला होता है। ठीक है, इसके लिए आंख के लिए एक अलग से वीडियो होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शंकु बता देते हैं आपको, वीवीआई शंकु है, क्योंकि ये शंकु से बहुत ही क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लेता है, जो कि मैं लिख दी हूँ। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है तथा रंगों की सूचनाएं भी भेजता है, यानी कि किसी भी रंग का इंडिकेशन कौन करता है, शंकु करता है। अब देखिए ब्रेल लिपि के थोड़ा सा ब्रेल लिपि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लुई ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टि निषक्त व्यक्ति थे ने सन 1821 ईस्वी में दृष्टि निषक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति का विकास किया। 1932 ईस्वी में सामान्यतः गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए 63 बिंदु पैटर्न होते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि में जो होता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, प्रीवियस ईयर में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ब्रेल लिपि जो होता है उसमें कितने बिंदु पैटर्न होते हैं, तो 63 बिंदु पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, किसी कोण पर झुके दो कोण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, किसी कोण पर झुके दो कोण दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि अगर किसी दर्पण को 90 डिग्री पे रखा जाए तो वो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, कितने प्रतिबिंब बनेगा, और उसको 60 डिग्री पे रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और आगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी प्रकाश का अपवर्तन बाकी रह गया है, और प्रकाश के अपवर्तन के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर पानी में छड़ी है तो वो क्यों मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, मछली अपने तल से उठी हुई क्यों प्रतीत होती है, और ये किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जितना अभी आप लोगों ने मेहनत किया अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रकाश में कहीं से कोई दिक्कत न हो तब, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, अपना विचार दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आता है तभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है और क्या मुझे सुधार करनी है। ठीक है, तो अपना कीमती समय देने के लिए थैंक्स, और अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। सो गुड बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।